Now we discuss decision making process at GST काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल डिसीज़न कैसे लेती है। तो इस केस में हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें एक कोरम होना चाहिए। कोरम वर्ड आपने सुना होगा इन कंपनी लॉ। Quorum means minimum number of members present to constitute a valid meeting। कितने कम से कम मेंबर प्रेजेंट हो, परसेंटेज में टोटल मेंबर्स के, या फिर मिनिमम नंबर कितने प्रेजेंट हो विदाउट परसेंटेज, जिससे कि हम ये माने कि ये मीटिंग जो थी ये वैलिड थी। दूसरी चीज़, उस मीटिंग में जो वोट्स पास किए गए वो प्रॉपर तरीके से हों, मतलब जितने भी यहाँ पर आगे आप देखेंगे उतनी मेजॉरिटी से वो वोट्स कास्ट किए गए इन फेवर ऑफ द डिसीज़न, तभी वो एक वैलिड डिसीज़न कहलाएगा। और फिर वो डिसीज़न जो है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है ऑफिशियल गैजेट में, उसमें पब्लिश होता है, तब वो एक लॉ बन जाता है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वैलिड मीटिंग के लिए हमें चाहिए कोरम ऑफ मीटिंग। सो इन ऑर्डर टू टेक अ वैलिड डिसीजन देयर शुड बी पार्टिसिपेशन ऑफ सब्सटेंशियल मेंबर्स इन द मीटिंग। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट in order to take official and legal action is called quorum. Now Article 279A provides that 1/2 of the total members of the GST Council shall constitute a quorum for the meeting. अब जैसा मैंने पहले बताया था कि टोटल मेंबर्स हैं इसमें 33, जिसमें 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और बाकी सब एक एक स्टेट्स के हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज के हैं। तो 33 का 50% होता है 16.5, तो उसको हमेशा आगे राउंड ऑफ किया जाता है, तो वो हो गया 17। तो 17 मेंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तभी एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। अब उस मीटिंग में जो भी डिस्कशंस होंगी और जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन कब लॉ बनेगा, कब वो वैलिड डिसीजन माना जाएगा, उसके लिए, उस पॉलिसी के लिए, उस मैटर के लिए, उस डिसीज़न के लिए वोट्स कास्ट किए जाएंगे। और वो यहाँ पर लिखा है 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको हम 75% नहीं कह सकते, क्योंकि जितने मेंबर्स प्रेजेंट है और उनमें से भी जितने वोट कर रहे हैं उनका 3/4 मेजोरिटी से वो डिसीज़न पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 33 मेंबर्स हम कहें और मीटिंग में सिर्फ 30 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जब वोट देने की बात आती है तो 30 में से सिर्फ 24 मेंबर्स ही वोट देते हैं, 6 मेंबर वोट भी नहीं देते। तो इसका मतलब 24 मेंबर्स रह गए। अब उन 24 मेंबर्स की कितनी वेटिंग वोट्स की पावर है ये भी अभी हम आगे समझ लेते हैं। तो उसका 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ कास्ट। मतलब अगर 24 मेंबर्स वोट डालते हैं और उनमें से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो उन 2 मेंबर्स का 1/3 वोट माना जाएगा और बाकी 22 मेंबर्स का 2/3 वोट की वेटेज मानी जाएगी। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़न है। तो 33% सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, तो अगर वो दोनों फेवर में वोट देते तो 1/3 तो हो गया, मतलब 33.33%। और बाकी 22 मेंबर्स में से 2/3 वेटेज वाले 2/3 में से अब आपको वोट कितने चाहिए ये समझने की बात है। तो इसको एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि सपोज करिए एक मीटिंग के अंदर
आपके 33 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और सारे के सारे वोटिंग करते हैं। तो अब 33 में से 2 तो सेंट्रल के मेंबर हैं और बाकी 31 आपके स्टेट्स के मेंबर हैं। उन 2 वोट्स जो फेवर में हुए उनकी परसेंटेज हो गई 33.33%, मतलब 1/3। और जो अब हमें 75% चाहिए जो लोग वोट कर रहे हैं, और जो बाकी 31 मेंबर बचे स्टेट्स के, उनके वोट की वैल्यू है 66.67%। और हमें अगर 75% मेजॉरिटी चाहिए तो 75% में से हम 33.33% लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बाकी मिनिमम परसेंटेज जो हमें स्टेट से चाहिए ताकि 75% हो जाए, तो 75 माइनस 33.33%, तो ये हो गए 41.67%। और 31 मेंबर्स की टोटल वैल्यू है 66.67%। तो 41.67% डिवाइडेड बाय 66.67%, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका करीब करीब 66% के आसपास ही बैठता है। तो 31 में से अगर 20 मेंबर्स वोट कर देते हैं फेवर में, तो ये मान के चलो उनकी परसेंटेज अराउंड 42% बनती है। तो 42 और 33 हो गए 75% सेंटर के मिलाकर, तो वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, वो डिसीज़न लिया जाएगा। अगर वो 31 के 31 फेवर में हो जाते हैं या 20 से लेके 31 के बीच में जितने भी परसेंटेज होते हैं वो फेवर में हो जाते हैं, तो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। तो मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि 33% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो फिक्स ही हैं, लेकिन स्टेट के 66% डिपेंड करेगा कितने मेंबर्स आए हैं और उनमें से कितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं फेवर में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लें कि एक मीटिंग में आपके 7 मेंबर कम आते हैं, मतलब 26 मेंबर्स आते हैं। 26 में से 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और 24 आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो 24 में से सपोज करिए 5 मेंबर अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, तो 19 मेंबर आपके फेवर में वोटिंग करते हैं। अब जो वो 19 मेंबर ने वोटिंग की फेवर में, आउट ऑफ 24 जिन्होंने वोट दिए, और उनकी वेटेड वैल्यू बनेगी, हम उसको 66.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया 19 डिवाइडेड बाय 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय 66.67। तो ये परसेंटेज हो गई 52.78%। और टोटल वोट्स जो फेवर में हो गए वो हो गए 86.11%। तो इसलिए डिसीजन बाय मेजॉरिटी पास हुआ, ये माना जाएगा। अब हम इसमें और एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करिए आपके टोटल 33 में से 2 मेंबर्स स्टेट के नहीं आते, तो वो आए हैं इसका मतलब, और 2 सेंट्रल के आते हैं, तो सेंट्रल के छोड़ दे तो 31 में से 2 मेंबर्स नहीं आए तो 29 मेंबर्स आते हैं स्टेट के। तो जो 2 मेंबर सेंट्रल के, उनके तो वोट्स की परसेंटेज 1/3 ही रहेगी, मतलब 33%। अब जो बाकी बच गए आए हैं वो हो गए 29 मेंबर। 29 मेंबर की परसेंटेज की वैल्यू है 66.67%। और उसमें से सपोज करिए सिर्फ 14 मेंबर्स फेवर में वोट देते हैं और 15 मेंबर्स अगेंस्ट वोट देते हैं, तो 66% की प्रपोर्शन हो गई 32% फेवर में और 34.5% अगेंस्ट। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 14/29 इंटू 66.67 बनता है 32.19%।
तो टोटल वोट्स फेवर में हो गए 33.33% प्लस 32.19%, ये हो गया 65.52%। लेकिन हमें चाहिए 75% अगर कोई डिसीज़न लाना है। तो इसका मतलब ये रेजोल्यूशन फेल हो गया, ये पास नहीं हो पाया। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब इसके आगे चलते हैं।